साथियों नमस्कार। मेरा नाम देवकी नंदन है और मैं स्वास्थ्य विभाग में लेखाकार के पद पर कार्यरत हूँ। पिछले काफ़ी दिनों से जो मेरे विभाग में कार्यरत हैं संविदा कर्मचारी और अन्य विभागों के भी कई मेरे साथी जो मेरे परिचित हैं, उन सभी को जो संविदा सेवा नियम 2022 लागू हुए थे, उनके बाद काफ़ी समस्याएं आ रही हैं। उनके वेतन की जो दरें पुनर्निर्धारित हुई है और जो नए नियम लागू हुए हैं सभी पे, उनको समझने में, उनकी व्याख्या करने में, जो नए नए आदेश आ रहे हैं उन सब की व्याख्या करने में, और एनपीएस, मेडिक्लेम पॉलिसी, हेल्थ पॉलिसी और एक्सीडेंटल कवर वगैरह जो बेनिफिट संविदा कर्मचारियों को देने की बात नए नियमों में की गई है, उन सब की व्याख्या करने में, उनको लागू करने में, करवाने में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस विषय में बार बार जब फ़ोन कॉल मैसेज आते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति को पूरा टाइम देके समझा पाना संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि मैं लंबे टाइम से मेरे पास एनएचएम का चार्ज है, मैं वेतन भत्ते उनके बनाता रहा हूँ, थोड़ा अनुभव रहा है। उच्चाधिकारियों से बातचीत, जो हमारे लेखाधिकारी हैं, अकाउंट्स ऑफिसर वगैरह हैं, उनसे बातें करके व्याख्या करके एक निचोड़ पे पहुंचता हूं, तो थोड़ी बहुत जानकारी रखता हूं मैं। तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बना के साथियों की समस्याएं हल की जाए। आज का जो मुख्य विषय है वो एनपीएस को लेकर है। संविदा सेवा नियम 2022 में संविदा कर्मचारियों के लिए सरकार ने एनपीएस का प्रावधान किया था, परंतु वो ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। और कारण ये है कि हम लोग उसको समझ नहीं पा रहे हैं, समझा नहीं पा रहे हैं, संविदा कर्मचारी भी नहीं समझ पा रहे हैं, और संविदा कर्मचारियों को ऐसा लग रहा है जैसे सरकार ने थोप दिया है। सरकार ने भी उसकी ढंग से व्याख्या नहीं की, समझाया नहीं लोगों को। समझाते तो शायद इम्प्लीमेंट करने में आसानी होती। तो उसको लेके अभी क्या है, पिछले दिनों एक आदेश चिकित्सा विभाग ने जारी किया था, 90 नंबर 19 जनवरी 2024 का आदेश। और उस आदेश के बाद हलचल थोड़ी ज़्यादा हुई चिकित्सा विभाग में, संविदा कर्मचारियों में। वो बार बार पूछ रहे हैं क्या है, हमें एनपीएस लागू करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, फ़ायदा होगा, नुकसान होगा, कैसे करें, वेतन से कटौती कैसे होगी, विभाग क्यों नहीं कर रहा, अपने स्तर पे क्यों करे, ये सब प्रश्न आ रहे हैं। तो साथियों, सबसे पहले तो विभाग ने जो नियम बना दिए तो वो पत्थर की लकीर ही है हमारे लिए। तो संशोधन जब कभी होगा तब होगा, जब तक संशोधन नहीं हो सकता हम उसमें कुछ कर नहीं सकते। यदि विभाग भविष्य में संशोधन कर देता है, खुद के स्तर पे करता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब तक संशोधन नहीं होता तो हमें अपने स्तर पे करना पड़ेगा। क्योंकि जो कार्मिक विभाग का जो आदेश था, संविदा कर्मचारियों के लिए जो सेवा नियम बने थे, और समय समय पर बीमा विभाग ने, जो जीपीएफ डिपार्टमेंट है, उसने भी जो आदेश जारी किए हैं, जो दिशा निर्देश जहाँ जहाँ से मांगे गए, सब ने यही वो कार्मिक विभाग का जो मूल आदेश था संविदा सेवा नियम वाला, उसका हवाला देते हुए लिखा है कि उनमें स्पष्ट कहा गया है कि कर्मचारी, संविदा कर्मचारी जो है वो अपने द्वारा ही एनपीएस अकाउंट खुलवाएगा, उसमें अपना और नियोक्ता का अंशदान जमा करवाएगा, उसकी रसीद प्रस्तुत करेगा, और रसीद प्रस्तुत करने के बाद में उसे जो नियोक्ता का अंशदान है उसका पुनर्भरण कर दिया जाएगा। यह बातें उसमें स्पष्ट लिखी हैं। थोड़ा सा मैं आदेश को पढ़ के और उसकी भी व्याख्या करने की कोशिश करता हूँ। जो 90 नंबर आदेश मेरे पास है अभी 19 जनवरी का, तो उसमें लिखा है कि इन नियमों के, यानी कि संविदा सेवा नियम के नियम 13(2) के बिंदु संख्या 3 के प्रावधान अनुसार संविदा पर नियुक्त व्यक्ति द्वारा स्वयं के द्वारा एनपीएस खाता बैंक में खुलवाया जाएगा। नियमों में स्पष्ट लिखा है कि जो संविदा पर नियुक्त व्यक्ति है वो खुद जो है अपने स्तर पे बैंक में एनपीएस खाता खुलवाएगा। अब पहली समस्या तो यही आ जाती है कि भाई संविदा कर्मचारी को सबसे बड़ा तो ये कि भाई कैसे खुलवाएं, होता क्या है एनपीएस खाता, कहाँ जाएं, बैंक वालों से पूछे या डिपार्टमेंट से पूछे या हमारे जो अकाउंट्स वाले हैं, सैलरी बनाते हैं, उनसे पूछे। पहली समस्या तो सबसे बड़ी यही आ जाती है हमारी।
तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके पास दो रास्ते हैं एनपीएस खाता खुलवाने के लिए। खुलवाना तो देखो पड़ेगा, अगर आपको लाभ लेना है, जो सुविधा है, तो खुलवाना पड़ेगा। टाइम निकालने से कोई फ़ायदा नहीं है, खुलवाना आपको पड़ेगा। जितना जल्दी खुलवा लोगे उतना ही आपके लिए ये फ़ायदेमंद है। अभी तो ये क्या है कि अनिवार्य नहीं है, सरकार ने इसको ऐच्छिक किया है। सरकार ने ऐच्छिक इसलिए किया है कि ऐच्छिक करने में सरकार का फ़ायदा है। इसमें फ़ायदा ऐसे है कि भाई कुछ लोग खुलवाएंगे, कुछ नहीं खुलवाएंगे। नहीं खुलवाएंगे तो सरकार की कोई जिम्मेवारी नहीं रहती, और जो 10% अपना अनुदान देना है वो भी बच रहा है सरकार का। और ऐच्छिक है तो कोई वो बात भी नहीं है कि भाई सरकार पे हम कल को कोई क्लेम कर सकते हैं इसके लिए। सरकार बोलेगी हमने तो कहा था पुनर्वर्ण कर देंगे, आप लोगों ने खुलवाया नहीं, तो अब हम क्या करें। हमने तो स्पष्ट लिखा था, आपके नियुक्ति आदेशों में भी ये बात लिखी हुई है। ठीक है, तो सरकार इसमें कहीं भी जिम्मेवार नहीं है। सरकार ने स्पष्ट लिखा है, अपना काम हमें करवाना पड़ेगा, वो सरकार नहीं करके देगी करा के। तो या तो आप बैंक के माध्यम से खुलवा लें, जिस भी बैंक में आपका खाता है, प्राइवेट बैंक हो चाहे नेशनलाइज बैंक हो, आपका खाता है, आप संबंधित बैंक ब्रांच में संपर्क करिए कि सर मेरा खाता है आपके अकाउंट, आप मेरा अकाउंट है आपके बैंक में और मुझे आपके बैंक में एनपीएस अकाउंट खुलवाना है। तो वो बैंक वाले आपको गाइड कर देंगे। ऑफलाइन वो आपसे फॉर्म वगैरह फिल करवाएंगे, डिटेल लेंगे आपकी, और वो आपको गाइड करके आपका एनपीएस अकाउंट खोल देंगे। ठीक है, और जो भी थोड़ी बहुत टेक्निकल समझ रखता है तो वो आजकल खुद के स्तर पे ऑनलाइन भी खोल सकता है। मैंने मेरे स्टाफ के कई लोगों के और ज़िले के कई लोगों के खोले हैं एनपीएस अकाउंट ऑनलाइन। वो भी बहुत ईजी है, कोई ज़्यादा मुश्किल वाली बात नहीं है। अगर कोई वैसे नहीं खोल पा रहे तो आजकल एडवोकेट वगैरह भी काफ़ी हैं जो जीपीएफ एसआई वगैरह इनका काम करते हैं, जो देखते हैं टीडीएस वगैरह का काम, वो लोग भी एनपीएस अकाउंट खोल देंगे आपका, आसानी से आसपास उपलब्ध हो जाएंगे। तो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन खोलने के लिए आपको 2-3 दस्तावेज चाहिएंगे आवश्यक, जो मैं बता देता हूँ। एक तो आपको कैंसिल चेक चाहिएगा अपना, जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है। कैंसिल चेक आप ध्यान रखें कि जो प्रिंटेड चेक बुक आती है उसी का चेक होना चाहिए। प्रिंटेड आती है जिसमें आपका नाम छपा होता है, अकाउंट नंबर वगैरह सब छपे होते हैं, वो प्रिंटेड चेक हो, उसको आप कैंसिल करके वो रखेंगे एक, क्योंकि वो स्कैन करके उसमें ऐड करना पड़ता है। पैन कार्ड आपका होना चाहिए, पैन कार्ड भी क्या है उसमें स्कैन करके ऐड करना पड़ता है। तो एक पैन कार्ड रखोगे, साथ में कैंसिल चेक रखोगे, एक आपके सिग्नेचर उसमें स्कैन करके लगाने पड़ते हैं, तो कोई कागज़ पे सिग्नेचर करके रखेंगे जब भी आप खुलवाने जाएँ, ऑनलाइन अगर खुलवाना हो आपको तो। ठीक है, बाकी आधार कार्ड वगैरह रखेंगे साथ में। आधार कार्ड से सारी डिटेल लगभग फैच हो जाती है, थोड़ी बहुत वो चीज़ें आपसे पूछेंगे तो वो आपको बतानी है। नॉमिनी वगैरह है, फादर नेम वगैरह सब कुछ, उस हिसाब से वो आपका पैन कार्ड ऑनलाइन ही तैयार हो जाएगा, ऑनलाइन आपका एनपीएस अकाउंट खुल जाएगा। ज़्यादा कोई इसमें समस्या वाली बात नहीं है। ठीक है, तो दूसरा ये है कि उसमें 2-3 चीज़ें थोड़ा कन्फ्यूजिंग सी रहती है एनपीएस के अंदर। जैसे फैसिलिटी है टियर 1 अकाउंट, टियर 2 अकाउंट, और 1-2 जैसे स्कीम वगैरह सेलेक्ट करना, इनमें थोड़ी दिक्कतें हमारी आती है कि भाई कौन सी स्कीम करें। पैसे का मामला है, फ्यूचर में दिक्कत नहीं हो, कल को कोई गलत स्कीम में ना लगा दे पैसा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, काफ़ी क्वेश्चन आते रहते हैं। तो उसमें मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि जैसे टियर 1 अकाउंट है वो कंपलसरी है। अगर आप एनपीएस में अकाउंट खुलवाना चाहते हो तो टियर 1 कंपलसरी है, टियर 1 तो आपको खुलवाना ही पड़ेगा। ठीक है, टियर 2 है वो कंपलसरी नहीं है, वो आपकी मर्ज़ी पे है। अगर आप खुलवाना चाहो तो खुलवा सकते हो, और नहीं खुलवाना चाहते तो नहीं खुलवा सकते। 2 ऑप्शन उसके अंदर आएंगे, या तो टियर 1 ओनली, या टियर 1 और टियर 2 दोनों। ठीक है, टियर 1 में लॉक इन पीरियड होता है, पैसा आपने उसमें लगा दिया वो लॉक हो जाता है आपका। मान के ये चलिए, उसमें और कई कंडीशन है, मान के ये चलिए कि आपको वो पैसा रिटायरमेंट पर ही मिलेगा। आप पहले ये मान के चलिए 60 साल की उम्र जब आपकी हो जाएगी तभी वो आपका पैसा मिलेगा। मतलब अगर आप 1-1 हज़ार रुपये हर महीने जमा करवा रहे हो तो आप 60 साल की उम्र तक जमा करवाते रहो, और 60 साल की उम्र के बाद ही वो पैसा आपको मिलेगा। लॉक इन पीरियड होता है टियर 1 में। टियर 2 है उसमें थोड़ी सी ये रिलैक्सेशन है कि उसमें आप बीच बीच में पैसा निकलवा सकते हो। ठीक है, वो और एक तरीके से सेविंग अकाउंट की तरह ही काम करता है वो टियर 2 अकाउंट। उसमें भी वही है, रिटर्न वगैरह जो टियर 1 में मिलते हैं उसी हिसाब से उसमें मिलते हैं रिटर्न वगैरह, ब्याज जो एक तरीके से इंटरेस्ट कह सकते हैं हम उसको। तो आप मेरे हिसाब से दोनों अकाउंट खुलवा लें, टियर 1 भी खुलवा लें, टियर 2 भी खुलवा लें, क्योंकि सुविधा वालों की सैलरी इतनी ज़्यादा नहीं है। लगभग कर्मचारियों की सैलरी जो है वो सीमित है, तो उनको बीच बीच में पैसे की ज़रूरत पड़ती रहती है। जैसे पहले ये हेल्थ डिपार्टमेंट में ईपीएफ चलता था, तो मैंने देखा है कि ज़्यादातर कर्मचारी जो कर्मचारी का अंशदान होता था वो जल्दी निकलवा लेते थे, बीच में निकलवा लेते थे ज़रूरत के हिसाब से,
4-6 महीनों से 10 महीनों से पर खुद का अंशदान वो निकलवाते रहते थे अपनी ज़रूरत की, क्योंकि पैसे की ज़रूरत पड़ती रहती है उनको, तनख्वाह सीमित होती है। तो इसलिए आप कोशिश ये करें कि आप दोनों अकाउंट खुलवा लें, टीयर 1 और टीयर 2 दोनों अकाउंट खुलवा लें। आधा अंशदान जो है वो टीयर 1 में जमा करवा दें, जो आपकी फ्यूचर के लिए सेविंग होती रहेगी, और आधा अंशदान है वो टीयर 2 में जमा करवा दें, जो आप ज़रूरत पड़ने से साल 6 महीने में कभी निकलवा सकें। ठीक है, तो एक तो ये रखें, मेरे हिसाब से आप दोनों अकाउंट खुलवा लें, टीयर 1 और टीयर 2। बाकी आपकी मर्जी, आप चाहो तो खाली टीयर 1 खुलवा सकते हो। टीयर 2 खुलवाने के लिए टीयर 1 कंपलसरी है, या तो बोथ खुलवाना पड़ेगा या फिर ओनली टीयर 1। टीयर 1 में लॉक इन पीरियड है, टीयर 2 में ऐसा कोई लॉक इन पीरियड अभी तक नहीं है। ठीक है, पैसा आपका लॉक नहीं होगा टीयर 2 में। तो ये है होगा एक। तो दूसरा आपसे वो स्कीम पूछेगा, एक्टिव स्कीम लेना चाहते हो या ऑटो स्कीम लेना चाहते हो। तो उसमें आप ऑटो स्कीम ले लें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। ऑटो स्कीम में ये होगा कि आपको बार बार माथापच्ची नहीं करनी पड़ेगी। हालांकि हम स्कीम बाद में चेंज भी कर सकते हैं साल भर में। तो ऑटो ले लेंगे तो उसमें क्या है कि जो एनपीएस डिपार्टमेंट है वो आपकी एज के हिसाब से कैलकुलेट करके ऑटोमेटिक आपका पैसा जो है वो 3 तरीके की इन्वेस्टमेंट होते हैं उसके अंदर, इक्विटी के अंदर और गवर्नमेंट बॉन्ड के अंदर और कॉर्पोरेट बॉन्ड के अंदर। तो वो ऑटोमेटिक कितना परसेंट किस में जाना है पैसा, वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके आपका पैसा उसमें डालता रहेगा एनपीएस अकाउंट में। तो आप ये करेंगे ऑटो ले लें, उसमें 1-2 चॉइस होती है, एग्रेसिव और मॉडरेट ऐसे करके। तो वो रिस्क फैक्टर के हिसाब से है भाई, कोई एग्रेसिव है तो इक्विटी में ज़्यादा पैसा जाएगा, कोई अगर एग्रेसिव स्कीम चूज करता है तो इक्विटी में ज़्यादा पैसा जाएगा, मॉडरेट करता है तो अपने हिसाब से होता है। एक और है उसके अंदर जो जिसमें क्या है कि एकदम रिस्क नहीं होता, उसके अंदर सारा पैसा लगभग गवर्नमेंट बॉन्ड में जाता है। तो उनमें से आप कोई स्कीम जो है अपनी ज़रूरत के हिसाब से, अपनी सुविधा के हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो आप ये कोशिश करना कि आप टीयर 1 और टीयर 2 दोनों अकाउंट खुलवा लें, और ऑटो चॉइस जो है उसमें वो चूज़ कर लें आप, ताकि ऑटोमेटिक जो है एनपीएस डिपार्टमेंट आपकी एज के हिसाब से आपका पैसा जो है वो सिस्टमेटिक ढंग से इन्वेस्ट करता रहे। ठीक है, और पेंशन फंड चूज़ करना पड़ेगा आपको एक उसके अंदर। ठीक है, इतनी सारी बातें एक साथ याद नहीं रहेगी, तो आप ये वीडियो जो है बाद में जब जिस टाइम आप अकाउंट बनवाएं उस टाइम आप इसको देख लें, आराम से पॉज कर करके देखते रहें, तो आपको चीज़ें समझ में आती रहेगी धीरे धीरे। ये तब है जब आप ऑनलाइन खुलवा रहे हो। ठीक है, ऑनलाइन में जब आप खुलवाओगे तब ये सब चीज़ें पूछेगा आपसे। तो आप क्या करेंगे कि जब स्कीम आपने सेलेक्ट कर ली, ऑटो एक्टिव आपने सेलेक्ट कर लिया, और उसके बाद में आपसे पेंशन फंड पूछेगा, वो कौन से पेंशन फंड के अंदर आप पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो। तो पेंशन फंड जैसे कई तरीके के हैं इसमें, जैसे एसबीआई का है और एलआईसी का है, यूटीआई का है जिसमें, और एचडीएफसी बैंक हो गया, आईसीआईसी, ऐसे करके लगभग 10 के आसपास पेंशन फंड बने हुए हैं। उनमें से जिसका रिटर्न अच्छा रहा हुआ है पीछे, आप थोड़ा बहुत यूट्यूब वगैरह पे वीडियो देखेंगे आपको पता चल जाएगा। जैसे एचडीएफसी वगैरह इनका रिटर्न अच्छा है, वो है। अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो एसबीआई है, एलआईसी है, जैसे गवर्नमेंट की जो है उनमें इन्वेस्ट कर सकते हो। ऐसे करके आपको कोई एक वहाँ पे अपना पेंशन फंड जो है वो सेलेक्ट करना पड़ेगा, आप किस में डालना चाहते हो पैसा, तो वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। ये भी बाद में चेंज हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, तो एक आपको वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। बस ये 2-3 चीज़ों में ही आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, बाकी कुछ नहीं है, एकदम नॉर्मल चलता रहता है एनपीएस अकाउंट, कहीं कोई समस्या आपके नहीं आएगी इसमें। ठीक है, तो ये आप जल्दी खुलवा लें। जल्दी का मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि शिक्षा विभाग के जैसे साथी हैं हमारे, उन्होंने क्या है कि उनको 1-1 साल हो गया, अभी उनके 5% इंक्रीमेंट के आदेश आ रहे हैं, मैंने देखा। तो एनपीएस की जब उनसे बात करते हैं, पूछते हैं उनसे, तो वो कहते हैं कि भैया हमारे तो कोई अभी तक ऐसा कुछ खाता नहीं खोला है, और हमारे तो वो 100% सैलरी हमें मिल जाती है। अब आप ये देखिए कि 100% सैलरी कितनी है, 16,900 जो है उनको सैलरी मिल रही थी। 16,900 उनकी 100% सैलरी है, वो 100% उनको दे दी गवर्नमेंट ने। तो और उन्होंने क्या किया, उसको 100% को वो यूज करते रहे। आज 1 साल हो गया ये क्रम चलते हुए, तो सेविंग क्या हुई? सेविंग तो कुछ नहीं हुई। अब वो बोलेंगे कि सर 16,900 सैलरी है, तो सेविंग क्या करें, उसमें कितनी सेविंग कर सकते हैं, कैसे करें? तो ये सोचिए आप कि अगर एनपीएस हमारे लिए कंपलसरी होता, अगर गवर्नमेंट कंपलसरी कर देती इसको और ऑटोमेटिक ये कटता रहता, तो हम कटवाते ही ना। अब एक छिक कर दिया तो हम इसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे। अगर आप लोग इंटरेस्ट लेते उसमें, मैं शिक्षा विभाग वालों से कह रहा हूँ कि अगर आप इंटरेस्ट लेते, तो मैंने देखा था यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेट करके, 1600 जो 90 रुपये है वो आपके कटते, 1690 गवर्नमेंट आपको देती।
इस हिसाब से 3380 हर महीने आपके एनपीएस अकाउंट में जमा होते रहते हैं, अगर आप करवा लेते आज से 1 साल पहले जब आपकी नियुक्तियाँ हुई थी उस समय से। और 1 साल आज होता तो आज आपके अकाउंट में 40,560 तो ये जमा हो रहे होते। इसके अलावा जो रिटर्न आपको मिलता, तो नॉर्मली रिटर्न जो है 9-10% के आसपास रिटर्न अभी एनपीएस दे रहा है। कोई भी स्कीम में चाहे पैसा लगाओ, एनपीएस नॉर्मली 9 से 10% रिटर्न आया है पिछली साल का। तो ये 40,000 में 3-4 हज़ार और ब्याज ऐड कर लो, आपका जो रिटर्न है वो ऐड कर लो, तो आपके पास आज सेविंग होती 44-45 हज़ार। और अब आपके पास क्या है, जो 1690 आपको जो मिल रहे थे 100% जिसको मान के आप लोगों ने यूज़ करते रहे, वो सारा यूज हो गया पैसा। तो ठीक है, तो एक तरीके से ये आपका नुकसान हुआ है। 1690 पर मंथ जो गवर्नमेंट शेयर था उसका तो नुकसान हुआ ही हुआ है आपको। तो ये चीज़ है, इसलिए मैं ये कहूँगा अभी भी आप लोग अपने डिपार्टमेंट से बात करिए, शिक्षा विभाग वाले, कि अगर वो पीछे का आपको दे सकते हैं, अगर आप बैक डेट जो पीछे का सारा है आपका, अगर अब अकाउंट खुलवा के जमा करवाओ एनपीएस में। क्योंकि जैसे लोग सोच रहे हैं कि यार परमानेंट होने के बाद ही करें, ये कर दें वो कर दें, परमानेंट तो 1 साल से तो पीछे हुए नहीं, सारा सिस्टम जो है चल रहा है वैसे ही चल रहा है, जो नियमों में है वैसे ही चल रहा है। अब पता नहीं कब होगे नहीं होगी, जब तक इसमें हो तब तक तो आप लोग अपने जो सिस्टम जो मिल रहा है, जो बेनिफिट मिलने चाहिए उनको लेते रहो। तो मैं तो यही कहूँगा कि जल्दी से जल्दी अपना एनपीएस अकाउंट खुलवा लें, चाहे वो शिक्षा विभाग का हो चाहे चिकित्सा विभाग का हो, सारे ही खुलवा लें। एक भी अगर रुपया बेनिफिट मिल रहा है गवर्नमेंट से तो उसको वेस्ट क्यों जाने दें। ठीक है, तो अगर पीछे वाला आपको मिल रहा है शिक्षा विभाग वालों को, तो आप एक बार विभाग में बात करिए कि सर हम एक साथ अगर आपको जमा करवा के पीछे का और रसीद दें तो क्या आप हमें जो गवर्नमेंट का जो शेयर है वो दे दोगे क्या। ये आप पहले क्लियर कर लें, उसके बाद में ही आप खुलवा के जमा कराएं। नहीं तो अभी से तो आप शुरू कर ही दें डिपार्टमेंट में एक बार बात करके कि सर अब हम हमारे एनपीएस अकाउंट खुलवा रहे हैं, तो क्या डिपार्टमेंट हमको ये पूर्ण फंड देता रहेगा महीने के महीने। तो जैसे ही आपकी सैलरी आती है उसमें अपना और गवर्नमेंट का अंशदान जमा करवाया, और सीधा आपके जो भी जहाँ भी सैलरी बनती है वहाँ पे आप भिजवा दो, तो आपके खाते में वो अमाउंट आती रहेगी। ठीक है, 1% एक तरीके से 10% इंक्रीमेंट मिल गया आपको अलग से एनपीएस के नाम पर, और वो पैसा आपका सेव भी होता रहेगा। ठीक है, ऐसे ही सेव नहीं कर सकते आप, ऐसे चाहे कितनी कोशिश कर ले, चाहे आपको 100% सैलरी दे दे, चाहे 110, कुछ नहीं होगा, कोई भी सेविंग ऐसे नहीं होती। ठीक है, तो ये एनपीएस आपके लिए अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से। तो आपको खुलवाना चाहिए खाता एनपीएस अकाउंट। परमानेंट हो जाते हो तो अलग बात है, बढ़िया बात है वो तो। परमानेंट होने के बाद भी आप इसको जारी रख सकते हो एनपीएस अकाउंट को, लेकिन जब तक नहीं होते तब तक मेरे हिसाब से आपको खुलवाना चाहिए। बाकी आप लोगों की मर्जी है, स्वतंत्र आप लोग, सरकार ने भी आपको स्वतंत्र छोड़ा है इसीलिए, क्योंकि पता था ज़्यादातर नहीं खुलवाएंगे, इसलिए अभी भी आप स्वतंत्र ही हो। खुलवाना चाहो तो आपकी मर्जी है, नहीं खुलवाना चाहो तो भी आपकी मर्जी, आप स्वतंत्र हो। ठीक है, लेकिन खुलवाओगे तो आपके इसके 10% का आपको फ़ायदा होगा। कुछ लोग इसमें जो परसेंटेज है उसमें भी कंफ्यूज थे, क्योंकि लैंग्वेज थोड़ी टिपिकल सी इसमें लिखी हुई थी। 10, जैसे मैं थोड़ा वो जीपीएफ डिपार्टमेंट का जो आदेश में लिखा हुआ है वो पढ़ के सुनाता हूँ आपको, कि एनपीएस खाता खुलवाया जाएगा, एनपीएस में स्वयं एवं राज्य सरकार का अंशदान जमा कराया जाएगा। खुद का और राज्य सरकार का दोनों अंशदान जमा करवाएंगे अपने स्तर पे खुला के, पर मंथ उसमें खुद का और राज्य सरकार का दोनों अंशदान खुद जमा करवाएंगे हम। ठीक है, कर्मचारी द्वारा एनपीएस खाते में जमा की गई राशि की 50% राशि, जो कि कार्मिक के मासिक पारिश्रमिक की 10% तक कार्मिक को एनपीएस खाते में राशि जमा कराने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर पुनर्भरण की जाएगी। ठीक है, तो वैसे तो थोड़ी टिपिकल सी लैंग्वेज लिखी हुई है, समझ में नहीं आती, लेकिन इसमें एक दो बातें समझने वाली है। कईयों ने गणतर्थ भी इसका निकाल लिया था, समझ में नहीं आ रहा, कोई 5-5 कह रहा है, कोई 10-10 कह रहा है। इसमें सीधा सा ये है कि ये एक तो नियोक्ता के अंशदान की बात कर रहा है, यहाँ पे कर्मचारी के अंशदान की बात ये नहीं कर रहा कि भाई नियोक्ता उसको क्या अंशदान देगा, वो बात कर रहा है। ये कहना चाह रहा है कि नियोक्ता का अंशदान जो है वो कर्मचारी का जो मासिक वेतन है उसका 10% हो सकता है अधिक से अधिक। ठीक है, यानी कि जब 16,900 आपकी सैलरी है, मैं सिर्फ वो जो शिक्षा विभाग वाला जो 16,900 की रेट चली है उसका उदाहरण दे रहा हूँ, तो 16,900 है तो उसका 10% 1690 तक आप जो है वो मासिक अंशदान सरकार से प्राप्त कर सकते हो। अधिकतम 10% है, ना कि 5%। और वो आपको कब मिलेगा, जब आप 10% तक खुद का अंशदान भी जमा करवाते हो तब। ठीक है, अगर जैसे मान लो किसी की सैलरी 20,000 है, 20,000 किसी की सैलरी है, उसने 20,000 का 10% यानी 2,000 रुपये उसके खुद का अंशदान हो गया, और 2,000 ही सरकार का अंशदान हो गया, 4,000 रुपये।
यदि वो 4,000 रुपये जमा करवाता है, एनपीएस खाते में अपने जमा करवाता है, उसकी रसीद प्रस्तुत करता है, तो सरकार द्वारा उसको 2,000 रुपये जो है पुनर्मन कर दिया जाएगा। ठीक है, सीधी सी बात यही है। 10-10 है, ना कि 5-5। 10 सरकार देगी, 10 कर्मचारी का अंशदान होगा। तो यदि वो 2,000 रुपये खुद जमा करवाता है, 2,000 रुपये सरकार के, 4,000 रुपये जमा करवा के उनको रसीद देता है, तो सरकार उसको 2,000 रुपये पुनर्मन कर देगी, जो कि नियोक्ता का अंशदान उसका है। 2,000 खुद का है, वो तो देखो करवाना ही है, वो तो जमा होता रहेगा आपका, बाद में निकलवा सकते हो आप खुद के जाना। 2,000 रुपये आपको सरकार दे देगी, यानी कि 10% आपका हो गया, 10% आपको सरकार दे देगी। ठीक है। दूसरा इसमें ये था कि वो जो 50% वाली ये कंडीशन लिखी हुई ना, वो ये कहना चाह रहा है कि मान लो किसी ने कम करवाए, जैसे 20,000 का 10% 2,000 है, कोई 2,000 नहीं करवा के कह रहा है कि मैं भाई 1,800 ही जमा करवाऊँगा। यदि आप 1,800 जमा कराते हो तो सरकार भी आपको 1,800 ही देगी, ना कि आपकी सैलरी का 10% दे देगी। ठीक है, ये चीज़। अगर आप बेसिक के 10% से कम करवाते हो, 8% करवाते हो, तो सरकार भी आपको 8% देगी। यदि आप 5% करवाते हो तो सरकार भी आपको 5% देगी। यदि आप 10% करवाते हो पूरा, तो सरकार आपको पूरा 10% देगी। ठीक है। दूसरा एक कंडीशन ये है कि आप ज़्यादा भी करवा सकते हो, वो आपकी मर्जी है। जैसे आपने मान लो अपनी सैलरी का ज़्यादा करवा दिया, 2,000 से ज़्यादा करवा दिया, 3,000 जमा करवा दिया, 3,000 खुद का, 3,000 सरकार का, ये मान के आपने 6,000 रुपये इसमें जमा करवा दिए, तब क्या होगा, तब सरकार आपको सैलरी का 10% ही देगी। जैसे सैलरी का 10% 2,000 है, 20,000 का 10%, तो आपको 2,000 ही रिफंड करेगी सरकार। ये नहीं कि जो आपने एक्स्ट्रा 1,000 और जमा करवा दिया वो भी आपको दे देगी, वो सरकार आपको नहीं देगी। ये 3 कंडीशन उसके अंदर है। एक तो 10% आपने करवाया, 10% सरकार का करवाया तो पूरा 10% मिलेगा। अगर 10% से कम करवाया तो सरकार आपको 10% से कम रिफंड करेगी। अगर 10% से ज़्यादा आप करवा रहे हो तो आपको 10% की जो आपकी लिमिट है वहाँ तक ही सरकार रिफंड करेगी। 10% है, 5% ये नहीं है। ठीक है, इस बात को क्लियर रखें एकदम। जो आपके नियुक्ति आदेशों में और जो आदेश बार बार आए हैं, विभिन्न विभागों से दिशा निर्देश मिले हैं, उन सब में जो बात की गई है वो नियोक्ता के अंशदान की बात की गई है, ना कि नियोक्ता और कर्मचारी दोनों के अंशदान की। इसलिए ये 10-10% है, इसमें कन्फ्यूज होने की कहीं भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इस हिसाब से आप लोग खुलवा लें, एनपीएस खाता जल्दी से जल्दी खुलवा लें, उसमें खुद का और सरकार का अंशदान जमा करवाएं, पर मंथ जो है रसीद जमा करवाएं और अपना पुनर्भरण प्राप्त करें। ये आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, धीरे धीरे पैसे जमा भी आपके होते रहेंगे। अगर कल को भविष्य में आप जॉब चेंज भी करते हो या कहीं और भी लग जाते हो तो भी ये पैसा आपका सेफ ही रहेगा, इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। एक बार आपने पुनर्बन ले लिया तो ये पैसा आपका सेफ ही है, आपके पास ये एनपीएस अकाउंट आपका आप खुद ही मेंटेन करोगे, सरकार का इसके अंदर कहीं भी कोई भी हस्तक्षेप नहीं है आपका। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में भी चले जाओगे ना कहीं पे, अगर कल को ये लग रहा है कि यार सरकार बॉन्ड खत्म कर देगी 5 साल बाद में, या ये हो जाएगा या हम परमानेंट हो जाएंगे, तो भी कहीं कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी आपके एनपीएस अकाउंट में। अभी वर्तमान में जो मिल रहा है वो तो लें, भविष्य में क्या होगा क्या नहीं होगा वो अलग चीज़ है। ठीक है, तो वो अभी अपने नहीं सोचते, अभी वर्तमान में जो मिल रहा है वो लेते रहें। मेरे चिकित्सा विभाग के अंदर क्या है कि कुछ कर्मचारी जैसे पैरामेडिकल स्टाफ हैं, एएनएम है, जीएनएम है, वो परमानेंट होने वाले ही हैं, उनकी वैकेंसी वगैरह चल रही है, हो सकता है वो निकट भविष्य में जल्दी परमानेंट हो जाए। तो वो लोग जिनका भी मान लो निकट भविष्य में जल्दी परमानेंट होने की संभावना है, अगर वो इसमें नहीं फंसना चाहते तो अलग बात है, देखो उनको मैं फोर्स नहीं कर रहा। वो लोग अगर नहीं चाहे तो ऐच्छिक है, किसी का वो तो नहीं, कोई भी अगर नहीं चाहे तो मत करे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर जो जल्दी परमानेंट होने वाले हैं 3-4 महीनों में ही, 5-6 महीनों में, तो वो लोग फिर एक बार रहने दे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा मेरे हिसाब से। तो क्योंकि 3-4 महीने में होगा, फिर वो बाद में भूल जाएंगे, वो पैसा वो ब्लॉक हो जाएगा कहीं। और इसमें भी वो है कि साल भर में आपको ट्रांजैक्शन करने ज़रूरी होते हैं, एनपीएस में कुछ नियम है इसके भी। इसलिए क्या है कि अगर जो जल्दी परमानेंट होने वाले हैं, एएनएम हुआ, जीएनएम हुआ, एलटी स्टाफ कहीं अगर संविदा पे लगे हुए हैं, तो वो लोग फिर एक बार मेरे हिसाब से होल्ड कर देंगे तो सही रहेगा, ना करवाएं। सरकार आपको बाउंड तो कर नहीं रही, आप अपनी पूरी सैलरी लें और उसको उपयोग करें। अगर भविष्य में नहीं होता, कल को भर्ती वगैरह भगवान ना करे कैंसिल हो गई आपकी और हो गया कुछ, तो करवा लेना, बाद में करवा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन हम यही उम्मीद करते हैं कि आप लोग हो जाएं परमानेंट जल्दी से, आपको इसकी ज़रूरत ना पड़े। बाकी जो संविदा कर्मी है जिनको लग रहा है कि लॉन्ग टर्म थोड़ा टाइम लग जाएगा परमानेंट होने में या कोई और स्थितियाँ चेंज होने में, तो वो लोग जल्दी से जल्दी शुरू करवा लें, फ़ायदा रहेगा उनके लिए। एक बढ़िया बचत स्कीम है, केंद्र सरकार की स्कीम है, कहीं भी कोई इसमें समस्या नहीं आएगी आपके। ठीक है, तो
और कोई समस्या हो तो आप लोग मेरे को कमेंट करके बता दें। एनपीएस अकाउंट ओपन करने में कहीं कोई दिक्कत आ रही है या आपको कोई नियम वगैरह में कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो आप लोग मुझे कमेंट कर देना। वीडियो आपको कैसा लगे ये भी बताना आप कमेंट करके, ताकि और भी कुछ इसमें छुट्टियां है और है नियमों में, सीएसआर जो नियम है उनके अंदर कई दिक्कतें कई स्टाफ को रहती है, वो भी मैं कोशिश करूँगा आगे के कोई वीडियो बना के मैं डालने की कोशिश करूँगा जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिल सके। ठीक है, धन्यवाद साथियों।